हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टर गंज कॉम्पिटिशन्स। दोस्तों, पिछली ही वीडियो की कड़ी में ये हमारा हिंदी का दूसरा लेक्चर या यूँ कहें वीडियो है। तो हम शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अभी क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सब मतलब हम का मतलब ये होता है कि हम सब मिल करके, क्योंकि हमारा पढ़ाया लिखाया जो भी होगा तभी साथ आएगा जब आप हमें कमेंट सेक्शन में अच्छा रिस्पांस देंगे, ठीक है, या दिए गए नंबर पे अच्छा रिस्पांस देंगे, ठीक है। हम इसके हिंदी हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता को हम पूरी तरह से देख रहे हैं। और जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सबको बारी बारी से पीवाईक्यू बेस में हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये रहेगा कि आपको स्पष्ट चीज़ों को समझ में आना चाहिए। जो हम ये प्रयास कर रहे हैं आपका भी इसमें साथ होगा। आप इस पर ज़रूर अपना फीडबैक, अपनी जो प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, दूसरा हमारा ये लेक्चर है, शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जी हाँ, जैसे 12वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन की श्रृंखला में 12वां नंबर है कि कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो मैक्सिमम लोग तो जानते ही होंगे, इसमें ऐसा तो कुछ है खास है नहीं जिनका। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है ये। उसके बाद आगे देखिए। जी हाँ, आपने सही वो प्रयास किया है सभी लोगों ने, ठीक है। अर्धविराम है, ठीक है। अल्प विराम ये होता है, ये अर्धविराम है। तो इसका होता है शेष विकल्पों के क्या है, उद्धरण चिन्ह ये है, या वाला है, अल्प विराम ये जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, साथ ही साथ निर्देशक चिन्ह, निर्देशक, ठीक है, निर्देशक कि ये निर्देश दे रहा है कि आने वाली जो लाइन है, वो जो वाक्य है वो महत्वपूर्ण है। दैट्स इट, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। किसी के द्वारा 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, हम ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे, मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, आप फटाफट देख करके, ताकि हम जल्दी कर लें, क्योंकि अभी एक रास्ता, एक लैंग्वेज, एक भाषा शुरू करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। धीरे धीरे हम वीडियो की लेंथ को भी बढ़ाएंगे और अपनी स्पीड को भी बढ़ाएंगे, लेकिन आप एक लिंक पकड़ तो लें, वो फ्लो और रिदम को पकड़ लेंगे तब, ठीक है। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा, ठीक है। मूल रूप एज इट इज़ लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह। देखिए, ज़्यादा स्मार्ट मत बनिएगा कि हिंदी ये तो बहुत आसान होती है, कर लेते हैं, बहुत लोग उसी में रह जाते हैं, ठीक है। 30 नंबर का हिंदी आने वाला है, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर में हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसको बहुत बारीकियों से देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, एक बार नहीं बार बार देखना पड़ेगा, तब जा कर के हिंदी आपको समझ में आएगी और स्पष्ट आपकी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आंसर इसका सी है, ठीक है। इन चारों में आंसर सी है। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए 2 उद्धरण चिन्ह प्रचलित हैं, कहना है ये, ठीक है, उदाहरण है। जैसे अगर आपको इसमें ये दे रखा है बढ़िया सा, इसको आप परिभाषा को देख लीजिए क्या है। पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे प्रदीप, क्या बात है, क्या बात है। एक दैनिक पत्र है, ठीक है। नाम तो है लेकिन दैनिक पत्र है। मेरा भी नाम है, इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरी आंखों में चमक आ गई, ठीक है। दूसरा क्या है, उसका उदाहरण क्या है। महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी काव्य के महान कवि हैं, जैसे उनके बारे में भारतेंदु ने कहा था, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। मैंने अभी बताया, हिंदी साहित्य जगत के सबसे महान कवियों में से एक हैं ये। देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, ये इनकी लाइन है। तो इनको उदाहरण के रूप में क्या किया, ये दो, जिसको हम इन्वर्टर कामा इंग्लिश में बोलते हैं भाई, लिखते हैं किसी चीज़ को, तो ये हमारा ये है, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 है, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है, ठीक, हंस पद, ठीक है। ये देखिए, वो देखिए। तो हमारा अगला प्रश्न है 14वां नंबर का, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है, ठीक है। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है, ठीक है। तो इसको आंसर ये है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाते हैं हम, एक बार वो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। क्या है, दिए गए विराम चिन्हों में से हंस पद विराम चिन्हों हैं
चिन्ह है, चिन्ह है, ठीक है, ये सही है, चिन्ह है। जब किसी वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो वाक्य में सुधार करने के लिए इस हंस पद का प्रयोग किया जाता है। आपको भी पता है कि जब हम लोग कोई चिट्ठी लिखते हैं, एड्रेस पता चलता है कि ज़्यादा हो गया तो बीच में यहाँ लगा के फिर नीचे लिख देते हैं, ताकि ये पता चले कि भाई यहाँ पे लिखा गया, दैट्स इट। मतलब नीचे लिखते हैं, कहने का मतलब यहाँ लिखते हैं, हाँ, ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इन्होंने लिखा है, जैसे मुझे आज, अरे कहाँ गया, हाँ, मुझे आज कानपुर जाना है, आज मुझे जाना है, लिखा है मुझे आज जाना है, तो ऐसे लगा दिया कानपुर जाना है, दैट्स इट, हो गया। अर्थात मुझे आज कानपुर जाना है। अन्य विराम चिन्हों निम्न प्रकार इस तरह से, जैसे विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे क्या है, ये हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह, छोटा से बड़ा, दैट्स इट, हो गया। अल्प विराम आपको मैंने पता है पहले ही से, ये क्या हो गया, अर्ध विराम, ये है अल्प विराम। उद्धरण चिन्ह क्या है, ये है जिसके बारे में हम लोग इसके पहले पूर्ववर्ती प्रश्नों में इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न की श्रृंखला में एक हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर का, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है, तो देख लीजिए। ऑप्शन ये है, उद्धरण चिन्ह के पहले, जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा कम हो, रुकना हो वहाँ, जहाँ कोई निर्देश देना हो, जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, ठीक है। आंसर क्या है, जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहाँ लिखता है। ये जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लिखा है अर्धविराम को ये है से प्रदर्शित किया जाता है। अर्धविराम का अर्थ है बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म ना किया जाए तो वहाँ पर अर्धविराम, ठीक है, चिन्ह लगाया या प्रयोग किया जाता है। प्रश्नानुसार अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, क्या बात है, थोड़ा चाय पानी भी नाश्ता करके चले जाओ, तो वही वाला है, ठीक है, किया जाता है। जोक सपाट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, अगला चैप्टर हो गया ये, ठीक है। तो उस श्रृंखला में एक्चुअली ये थोड़ा सा जो इसके पहले अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 15 नंबर क्वेश्चन तक, वहाँ पे कम प्रश्न थे, लेकिन ये वर्तनी से संबंधित जो हैं, जिसको वाक्य शुद्धि बोलते हैं, उससे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं उसी वीडियो में, कड़ी में इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये है 16वां प्रश्न है, प्रदुमन शब्द में शुद्ध वर्तनी है, प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी है। देखिए, देख लीजिए, ये वाला है, ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है। तो ए है प्रद्यु, द ये दे वाला लगता है, ये वाला लगाया जाता है, ठीक है। तो उसी में लिखा है, तो प्रद्युम्न द और ये मिल करके जहाँ बन जाए तो ये है, तो ये प्रद्युमन दिए गए वक्त में प्रद्युमन शब्द की सही वर्तनी प्रद्युमन है। ये समझ में आ रहा है? आपको मैं अभ्यास कराने की कोशिश करवा रहा हूँ, कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है 17 नंबर का, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए आप लोग। पहला है, बालक छत में खेल रहे हैं, ये तो शुद्ध होगा। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, एक किताब कहानी की दे दीजिए, आप क्या किताब पढ़ेंगे, ये भी गलत है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको आंसर बताते हैं उसके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिसका आंसर ये है, ठीक है, शुद्ध वाक्य वाला विकल्प ये है, श्वेता 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 मेरे पास दौड़ती हुई है, साफ साफ दिख रहा था सबको, ये आसानी था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, सही वाला पूछना है, ठीक है, सही वाला पूछ रहा है, उसको बताना है क्या है। पर्याप्त, याज्ञवल्क्य, परिरक्षण, परीक्षण और मतंतर, ठीक है, बताइए आप लोग। तो याज्ञवल्क्य, ठीक है, दिए हुए प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला बी संख्या है। ये पर्याप्त इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे पर्याप्त ये लिखा है तो ये इसका शुद्ध वर्तनी ये है, परीक्षण का ये है, और मानवंतर ये लिखा है, ठीक है। अब ये है याज्ञवल्क्य, ये सही है, ठीक है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, ठीक है। तो पहला है हमारा ऑप्शन है अनुग्रहित, दूसरा कनिष्ठ, तीसरा उन्नति, चौथा ज्योत्सना। अब बताइए कौन सा है, ज्योत्सना, ठीक है। दिए गए विकल्पों में ज्योत्सना शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। विकल्पों में दिए गए अन्य शब्दों को सही वर्तनी ये है, जैसे अनुग्रहित, ग्रहित नहीं होता, ये ग्रह की तरह ये गृह लगा दिया है। उसके बाद कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है, यहाँ पे ठ से ठठेरा वाला। और उन्नति, उन्नति ऐसे नहीं होता, देखिए आजकल के ज़माने में तो उन्नति ऐसे लिखा जाता है, लेकिन न ऊ हो गया, न ती ऐसे होता है, ठीक है। नहीं यार, कैसे कर दिया मास्टर, हाँ ये है छोटी की मात्रा है भाई, ध्यान से, ओके ओके, मैंने भी तो ये बात कहा था, ओके ऑलराइट। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है
ठीक है, तो ये है 20वां प्रश्न हमारा। ठीक है, निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? पहला क्या है, हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। देखिए, मृत्युदंड और सजा दोनों सुपरफ्लसस वर्ड जा रहा है, लेकिन हम फिर भी हमको डाउट हो रहा है कौन कौन सा सही है कौन कौन नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। द्वितीय वाक्य पूर्णतः शुद्ध है और प्रथम अशुद्ध है। दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। प्रथम वाक्य पूर्ण है, द्वितीय वाक्य अशुद्ध है। दोनों वाक्य ही पूर्णतः शुद्ध है। आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, बताइए। तो इसका सही आंसर ये है बी। ठीक है, दोनों अशुद्ध हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा था। हमको अपने पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए। उसे मृत्युदंड लिख दिया है तो सजा की जरूरत नहीं है। सजा 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 सजा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या लिखा है वहाँ पे। हमको हमारे अपने लिखना चाहिए ना, हमारे अपने, यही अंतर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ठीक है, प्रतिज्ञा, उत्कर्ष, महात्म्य, सहस्त्र। ठीक है, ये सही उत्कर्ष। ठीक है, दिए साफ साफ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए शब्दों में उत्कर्ष वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अन्य शब्दों की सही वर्तनी निम्न इस प्रकार होगी। प्रतिज्ञा, देखिएगा ध्यान से, महात्म्य, महात्म्य, सहस्त्र। ठीक है, सहस्त्र, वेरी गुड, सहस्त्र, 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 हाँ सहस्त्र, स लिख दो, अलग कर दो ना, हस्त्र, क्या दिक्कत है, नहीं पढ़ा सहस्त्र, लेकिन ये गलत है, यहाँ बड़ा सलजम वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे सल रहेगा। ठीक है, दैट्स इट, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन, जी हाँ, 22वां है। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पहला क्या है, शीर्षक को चयन परख कर लेनी चाहिए, भावों और विचारों की करते समय अनुच्छेद में निहित, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन है, देख के पढ़िए, उसके बाद फिर नीचे तो आंसर दिया ही है, देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर है ये है ए। दिए गए वाक्य शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों को परख कर लेनी चाहिए के भाग शीर्षक को चयन, शीर्षक को चयन में त्रुटि है। यहाँ शीर्षक को चयन के स्थान पर शीर्षक का चयन, देखिए व्याकरण की अशुद्धि है, को का के की बात है, ग्राम मात्रा की अशुद्धि थी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं था, अतः शुद्ध वाक्य होगा। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये चीज़ आप, ये है कि आप इसी तरह से क्वेश्चन करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा आपको बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास हो जाएगा, और जब भी एग्ज़ाम में आपको जाएंगे, परीक्षा के अंदर जब आप रहेंगे बैठेंगे, तो आपके सामने अगर ये इस टाइप के प्रश्न दिखेंगे तो आप तुरंत ही इससे रूबरू हुआ मानेंगे, आपको लगेगा ये तो मेरे घर का है, बगल में पड़ोस में रहता है, अब मैं इसको मजा चखाते हैं। दैट्स इट, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इतना तेज क्यों चल रहे हो, पहला है। दूसरा क्या है, कितना सुंदर चित्र है, यह। ठीक है, सी क्या है, हमने बहुत आम खाए। ठीक है, डी क्या है, ये पत्र किसने लिखा है। अब बताइए, सोच के बताइए, फिर मैं अगली स्लाइड में चलता हूँ। आप लोग भी दिमाग लगाइए, साथ में जुड़ते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए। तो 23वां प्रश्न का जो आंसर है, दिए गए वाक्य में कितना सुंदर चित्र है, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप ये होगा, यह कितना सुंदर चित्र है। ये देख लीजिए, यह कितना सुंदर चित्र है, अन्य वाक्य शुद्ध है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, समझने की कोशिश कीजिए और तत्परता बनाए रखिए, एकदम बिल्कुल लगे रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 24वां क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोहर दृश्य होता है, वेरी गुड। दूसरा है, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, वेरी गुड। तीसरा है, वन में प्रातःकाल के समय ही सुहावना दृश्य होता है, सुपर गुड। ठीक है, चौथा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, वन में प्रातःकाल के समय दृश्य क्या खूबसूरत होता है। ठीक है,
तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इन सब चीज़ों में, क्या क्या अंतर है। तो ये वाला आंसर सही दिया है, ठीक है, सही यही है। दिए गए वाक्यों में वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, वाक्य शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध वाक्य है। अन्य सभी वाक्य अशुद्ध हैं क्योंकि, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा जुबान है, स्लिप कर गई, जुबान स्लिप कर गई मेरी, ठीक है, ये है बी आंसर। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना है। थोड़ा सा मास्टर कुछ और सोचने लगा था, कोई बात नहीं, बहरहाल ये सब चीज़ें होती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ये हमें किसी ने नहीं सिखाया, हम कहीं ना कहीं से सीखे हैं। बी है, ठीक है। दिए गए वाक्यों में वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, शुद्ध वाक्य है। अन्य सभी वाक्य अशुद्ध हैं क्योंकि प्रातःकाल में समय शामिल है। वेरी गुड। अतः इसके साथ समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सही तो बात है, एक ही बात है, सुपर फ्लशेस वर्ड हो जा रहा है, बाकी सब तो ठीक ही है। प्रातःकाल का समय, प्रातःकाल का समय, प्रातःकाल का समय, यहाँ नहीं दिया है। बस आगे बढ़ते हैं। अगला ये है 25वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। आशीर्वाद, 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 आशीर हो गया रवाद, फिर दो बार र लिखा है, तो इसका आंसर सही है आशीर्वाद, ठीक है, दिए गए आशीर्वाद, ठीक है, शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अन्य सभी अशुद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्नों की श्रृंखला में, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, दूसरा है कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, और तीसरा है भारत में अनेक जातियां हैं, चौथा है काट कर फल बच्चे को खिलाओ। वेरी गुड, देखते हैं। भारत में अनेक जातियां हैं, ये सही है। दिए गए वाक्य में भारत में अनेक जातियां, यही शब्द शुद्ध रूप है। अन्य वाक्य इस प्रकार हैं, जैसे उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है, तो यहाँ पे दूसरा कुछ लिखा हुआ था, आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज का अवकाश देने का कृपा करें, लेकिन कृपा एक ही बार कहें, दो बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सुपर प्लस वर्ड हो गया था, ठीक है। फल काट कर बच्चे को खिलाएं, तो लिखा काट कर फल, ये उल्टा हो गया यहाँ से यहाँ, ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो सी नंबर सही है, भारत में अनेक जातियाँ हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर का, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। पहला है भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, दूसरा है रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ठीक है। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, 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 ठीक है, सही लिखा है। बी नंबर अशुद्ध है, बाकी सब सही है। लिखा है रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, इसका शुद्ध रूप हो गया रात उसके, जो मैंने अपने आप ही पढ़ दिया था वही सही था, उड़ गए, ठीक है। अन्य सभी विकल्प शुद्ध हैं, जैसे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बाकी ये उड़ गया की जगह ये गए था, ठीक है, बाकी ठीक ही है। हम चलते हैं अगले अपने प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। आगामी, परिणति, प्रतिकूल, प्रतिकूल लिखा है, कूल नहीं है, परीक्षण, ठीक है, सही वर्तनी कौन किसका है, बी परिणति। निम्न दिए गए विकल्पों में परिणति, ठीक है, शब्द की वर्तनी सही है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द आगामी का तथा परिरक्षण तथा इसका सिद्ध रूप क्या है, आगामी, आगामी नहीं होता आगामी, ठीक है। प्रतिकूल का ये जो मैंने पढ़ा है उच्चारण किया था यही वाला सही था, उसके परीक्षण की जगह ये छोटी मात्रा है, यहाँ बड़ा मात्रा लिखा है, बड़ी ई की मात्रा लगाया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, वाक्य शुद्धिकरण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें पहला प्रश्न है, मतलब प्रश्न का 29 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन है क्या है, अंकुरित, अंकुरित, आर्थिक, मैं सही पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपना देख लीजिएगा, आभूषण, आदरणीय, ठीक है, तो सही क्या है, आभूषण। बाकी इसमें छोटी की मात्रा रहेगा, इसमें अंकुरित ये इधर रहेगा, आदरणीय इधर रहेगा, ठीक है, आदरणीय सॉरी ये रहेगा, हाँ। बाकी जिनका सही रूप क्या है, अंकुरित, आर्थिक और आदरणीय, आभूषण सही है, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, अगला खंड है, मतलब चैप्टर या अध्याय बोलते हैं, या कुछ भी बोल लीजिए ना, पार्ट बोल लीजिए, टॉपिक बोल लीजिए, विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव। 34वां नंबर प्रश्न है, बीना जल्दी चली आ,
में विधेय विशेषण विस्तारण है, विधेय विस्तारण है। चल देखते हैं। ऑप्शन ए है आ, बी है चली, सी है जल्दी और बीना नाम। तो सी है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। वही विशेषण ही हो, विधेय, सॉरी विधेय विस्तारण। बट बीना जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण जल्दी है, जल्दी जो शब्द है विधेय विस्तारण है। इसके बारे में आने वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दिमाग में ध्यान रखें। हम सारे अभी एक बार आप लोगों को इसका स्टैंडर्ड देख लेते हैं, दिखवा देते हैं एक बार। इसका हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना टफ है, कैसे परीक्षा किया जाएगा। बहुत कठिन है डगर पनघट की, इस बात को एहसास दिलाना चाहते हैं। आने वाले टाइम पे हम हिंदी को बेहतर से बेहतर देखेंगे, लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ठीक है। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें महाविद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो, ठीक है। ऑप्शन ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, ठीक। जूनियर असिस्टेंट का ही एग्जाम था, ठीक है। डी लिखता है, डी आंसर सही है, विशेषण उपवाक्य। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो, में रेखांकित उपवाक्य का भेद विशेषण उपवाक्य है। ध्यातव्य है कि जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई टफ जैसा था, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया, जो था एज इट इज पढ़ने की कोशिश किया, ठीक है। जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है। प्रश्नों की सूची में 36 नंबर देख लेते हैं। रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। ये हमारा वो है। ऑप्शन ये है क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, ठीक है। आइए देखते हैं। ठीक है, बी वाला आंसर सही है। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। विशेषण पदबंध में एक पदबंध शीर्ष पद पर स्थित होता है तथा शेष पद प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न में रेखांकित पदबंध विशेषण पदबंध हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा खास था, आप साफ साफ देख सकते हैं। रेखांकित पदबंध जो है वो विशेषण पदबंध हैं, ये वाले। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है, किससे रिलेटेड है, क्रिया से। तो इसको करने के लिए हमें लगता है कि अगले वीडियो का इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप सभी बोलेंगे कि मास्टर इतना बड़ा बोर कर दिया है। छोटा छोटा पार्ट रहेगा, जल्दी देख लेंगे, जल्दी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर छोटा छोटा वीडियो बनाने में ज़्यादा अगर वक्त लग जाएगा तो फिर टाइम भी लगेगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कम से कम 40-45 मिनट का एक वीडियो सेक्शन हो, ताकि आपको बोर भी ना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो। तो उसी क्रिया में हम लोग चलते हैं, क्रिया। उसी कड़ी में क्रिया जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। इसका 37वां प्रश्न है, यह किस क्रिया के उदाहरण है। पहला क्या, सुरेश ने फल खरीदे। दूसरा है राम ने रावण को मारा, ठीक है। साफ साफ आंसर दिख रहा है, सकर्मक क्रिया। थोड़ा सा समझते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिए हुए प्रश्न में दोनों वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। जैसे वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की प्रधानता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, सुरेश ने फल खरीदे और राम ने रावण को मारा। साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। प्रधानता होती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। साफ साफ दिख रहा है। अब धीरे धीरे ये दिमाग में फिट बैठाने की कोशिश कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोलता है, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है। पहला है माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, ठीक है, पहला है। दूसरा है उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। तीसरा है मोर नाच रहा है। चौथा है मैं कपड़े धो कर खेलने गया, ठीक है। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस में किया गया। नाम धातु, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। ये देखिए,
उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। इस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किया गया है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ को हथियाना, लात लतियाना, गरम गरमाना, लतियाना गरमाना और हथियाना। ठीक है, आसान था। अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक छूट रहा था, एक या दो टॉपिक छूट रहा था, संज्ञा और सर्वनाम भी छूट रहे थे। एक बार देख लेते हैं, उनको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत जल्दी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें समय ने रोक लिया। थोड़ा सा देखते हैं संज्ञा का जो अभी ये टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। इससे कुछ संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? सूक्ष्मता, बच्चा, चोर, स्वस्थ। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है, ए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सूक्ष्मता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सूक्ष्मता भाववाचक संज्ञा सूक्ष्म विशेषण से बनी है। वे सब शब्द जिनसे व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, मधुरता। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी बात थी। यही क्वेश्चन आया था यूपी SSC के कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम में। ठीक है, हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम शुरू कर देते हैं। 32 नंबर है क्वेश्चन, प्रश्न संख्या है निम्नलिखित कौन सा शुद्ध वाक्य है? कौन सा शुद्ध वाक्य? पहला देख लेते हैं भाई। महादेवी छायावादी कवयित्री थी, सॉरी है। ठीक है, बी है जब भी आप आओ मुझे मिले। ठीक है, दूसरा, तीसरा क्या? आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। चौथा अंतिम है, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। वेरी गुड। अब देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है सर्वनाम में, सर्वनाम के अकॉर्डिंग, तो ये है आपका डी। दिए गए विकल्पों में रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, शुद्ध वाक्य है। अन्य विकल्प गत वाक्यों के शुद्धि रूपण ये है, शुद्धि रूपण मैं सही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अशुद्ध वाक्य क्या है? महादेवी छायावादी कवयित्री है की बात हो रही है यहाँ। उनको इज्जत नहीं, उसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये है महादेवी छायावादी कवयित्री हैं, बहुवचन, ये मतलब है सम्मानजनक है, ये मात्रा भी चेंज कर दिया। अशुद्ध वाक्य क्या है? जब आप आओ मुझे मिले, लेकिन जब आप आओ तो मुझसे मिलें। ठीक है, ये खड़ी बोली दिल्ली वालों की भाषा है, ये सॉरी ये वाली, आना तो मिलना ठीक था, तो ये सब चीज़ें आगे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है दीवार के ऊपर कौन बैठा है? 33वां नंबर प्रश्न है, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ठीक, बोलता है पहला ऑप्शन है, विकल्प है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, और डी है चौथा है जिसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बी है प्रश्नवाचक। पूछ रहा है ना भाई, कौन है, कौन छत पे बैठा है, कौन ट्रों कर रहा है, तगड़ बगड़ कौन कर रहा है। ठीक है, दीवार के ऊपर कौन बैठा है, वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम वह विकारी शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। हिंदी भाषा में कुल 11 प्रकार के सर्वनामों की चर्चा की गई है, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, अब सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। देखिए पूरा चैप्टर भी क्लियर कर देगा ये यहाँ से पढ़ने से। 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, दूसरा है तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये हो गया आपके सर्वनाम के भेद, और ये हो गए जो 11 प्रकार के सर्वनाम, और ऊपर जो प्रश्न। ये अच्छा प्रश्न था, इस तरह से प्रश्न आए तो हमें कुछ फायदा भी हो। ओके, ये हमारा था 33वां नंबर। अब हम चलते हैं 34वें नंबर प्रश्न पर। 34वां नंबर, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक लोग हम चले गए हैं। अब हम चलते हैं, क्योंकि हम लोग कर लिया था, बीच में हमारी एक PDF बीच में छूट गई थी, जिसके फलस्वरूप हम थोड़ा आगे चले गए थे। अभी हम
सही संपत्ति तक जा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 29वां। ठीक है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 29वां नंबर पर चलते हैं। प्रश्न के चारों विकल्प ये हैं: सिपाही तेज दौड़ता है, सिपाही युद्ध में लड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही बहुत कम सोता है। ठीक है, इसका हम ये सकर्मक क्रिया का प्रयोग देख लेते हैं। आंसर कौन सा है? सी। सी माना है आयोग ने। दिए गए वाक्य सिपाही चोर को पकड़ता है में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर उसका जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर अर्थात कर्म पर पड़े। जैसे श्याम आम खाता है। इस वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कर्तृ रूप से संबंध है। ठीक है, कर्तृ रूप से संबंध है तो सही है, क्या दिक्कत है? सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही का काम ही क्या है? चोर को पकड़ना, अपराधी को पकड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं में करा कर में कौन सी क्रिया है? 40 नंबर प्रश्न का। ठीक है, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, मुख्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो आंसर है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, दिए गए वाक्य में पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर में पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक है। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अरे भाई, एक काम कर दिया पंडित जी ने कथा करा कर, फिर अगली बार क्या कर दिया? हवन करा रहे हैं, बस। और क्या? हवन करा कर कथा कह रहे हैं, हवन करा कर कथा कर रहे हैं। तो वही बात, एक क्रिया दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन पहली वाली उसी पे उसका असर पड़ रहा है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक हो गया, और क्योंकि इसे नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है, तो वही पूर्णकालिक क्रिया होगी। दैट्स इट। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? पहला ऑप्शन है, वह खाना खाकर सो गया, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, सुरेश ने एक महल बनवाया, मैं नौकर से पूरी घर की सफाई करवाई। देखिए कितना है क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ। अभी इसके पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, देख लीजिए वो सब चीज़। इसीलिए कहते हैं कि भैया PYQ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इंक्लूडिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, हाँ मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, फिर भी आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। बस यही है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ठीक है, नाम धातु क्रिया खोजना है इन चारों में। तो इसमें है बी 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 हथिया की हथियाना, गलियाना, मारना, यही वाला चीज़ है भाई। वो क्या हुआ कि वह वो देखते हैं। बी नंबर का एक्सप्लेनेशन देख लें। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से होता है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे उसने मेरी संपत्ति हथिया ली, वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कम एक्सप्लेनेशन दिया था, उस वाले में दिया हुआ था, क्योंकि एक बार दे दिया तो बार बार क्या देगा? हाँ, है ना, क्वेश्चन रिपीट भले हो रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसको टाइप करना लगता होगा। ठीक है, 42 नंबर देखते हैं। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे उसे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे कहते हैं। पहला है व्युत्पन्न, दूसरा अकर्मक, तीसरा सम्मिश्र, और है चौथा है सकर्मक। तो बी है अकर्मक क्रिया। जूनियर सेट का एग्जाम है, याद रखना भैया। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक कहते हैं। ठीक है, कर्ता के पर ही पड़ने की बात कर रहा था, तो हो गया अकर्मक क्रिया, बस। अगला प्रश्न, आज हमारी बारी है। 43 नंबर है, आज हमारी बारी है। मैं आज कौन सा पद है? ये लाइन हो गई, आज हमारी बारी है। इसमें जो मे शब्द है, हाँ में, अच्छा ये इसमें पूछ रहा है, इसमें इस वाक्य में आज कौन सा शब्द है? क्या है? क्रिया विशेषण, संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम। ठीक है, तो बताइए। क्रिया विशेषण है। ठीक है, आज हमारी बारी है में आज जो है क्रिया विशेषण पद है। वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वाक्य आज हमारी बारी है में आज कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। वेरी गुड। अब हम चलते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, अध्याय
या यूं कहें भाग, चैप्टर, पाठ, लिंग, वचन, काल, वाच्य। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जोगी, नर्मदा, अमावस्या, वक्त्री। बताइए आप लोग, बताइए बताइए, हाँ जी बताइए। तो इसका ये है आंसर, दिए गए विकल्पों में एक शब्द पुल्लिंग है। जैसे ए शब्द का पुल्लिंग है, शेष विकल्प में लिखित शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, ए वाला जो है वही है, बाकी सब ठीक है। अमावस्या हो गया, नर्मदा हो गया, वक्त्री हो गया। पहला ऑप्शन यही तो था, ये नंबर जोगी पुल्लिंग शब्द, बाकी सब वही है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम उन्मुख होते हैं, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? नाला शब्द का, ठीक है, सबको पता है नाला नाली होता है, और क्या, नालियाँ, नलिये, नाली और नाली। तो सी है, दिए सी आंसर है। दिए हुए प्रश्न में नाला शब्द का स्त्रीलिंग नाली है। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्री कौन नहीं जानता है भाई। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होता है? जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, ता, आई, या, नी, ईमा, री, आस आदि आए तो स्त्रीलिंग शब्द का, ठीक है, पहचान कराते हैं। जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं, आप सभी को समझ में आ जाएगा। ये है आवट, आहट, ता, आई, इया, नी, इमा, री, आस आदि शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? बताते हैं। सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान। ठीक है, तो सी है संदिग्ध वर्तमान। मेरा दिमाग इधर ही आ गया। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान है। दिए गए वाक्य में सबको लग रहा है आता होगा 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 की बात हो रही है, तो बहुत बड़ा क्या है, संदिग्ध वर्तमान है। वो भी जानना चाहता है, पूछना चाहता है, समझना चाहता है, या कह रहा है किसी आता होगा, अभी आता होगा, उसको खुद ही नहीं पता है, लेकिन वर्तमान में ही आ रहा है तो आता ही होगा। ठीक है, वर्तमान ही तो संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल का पहचान क्या है भैया? जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। उदाहरण, इस समय शाम आता होगा, यही है, आता होगा, ता होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पहला है ज्ञानू रो रहा था, ज्ञानू 1 घंटे से रो रहा है। सी, ज्ञानू रोया। डी, ज्ञानू सो गया था। कौन था भाई ज्ञानू? हाँ, ज्ञानू अपूर्ण भूतकाल की बात कर रहा है, अपूर्ण, पूर्ण नहीं हुआ था, तो भाई ज्ञानी रो रहा था, यही है। इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग हुआ है। ऐसी भूतकालिक क्रियाएं, क्या बात है, जिसमें समाप्ति का पता नहीं चल पा रहा हो, अपूर्ण भूतकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राधिका नाच रही थी, बच्चा सो रहा था, वह जा रहा था, वो गा रहा था, वह लौट रहा था, वो रील देख रहा था, वो मोबाइल चला रहा था, कच्चा बादाम देख रहा था, पक्का बादाम भी देख रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? नकारात्मक, नेगेटिव, गलत बताना है। आंसू आंसुओं, चिड़िया चिड़िया, चिड़िया चिड़िया, घोड़ा घोड़े, गली गालियाँ, गली गलियाँ। ठीक है, आंसू, यही है, आंसू। आंसू की कोई बहुवचन नहीं होता। आंसू शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन बहुवचन में ही होता है। ठीक है, बहुवचन एक वचन में नहीं होता। अन्य शब्द सब सही है, बाकी आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको भी पता है। आंसू और आंसू, आंसू नहीं होता है। ठीक है, एक वचन बहुवचन की दृष्टि से सही युग में नहीं है, क्योंकि आंसू शब्द एक हमेशा बहुवचन में होता है। होता है, होता है, मान लिया है लोगों ने, विद्वानों ने मान लिया, स्कॉलर्स ने मान लिया, तो आप भी मान लीजिए, मैं भी मान लेता हूँ। मुझे कोई इसमें ईगो नहीं है ना, एटीट्यूड नहीं है जरा सा भी कि नहीं मानूंगा, मानूंगा। चलते हैं अगला प्रश्न। 49 नंबर है, मनगढ़ंत, शिष्टता, घबराहट, इन शब्दों के लिए लिंग बताइए। ठीक है, पहला क्या है, पुलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुलिंग।
स्त्रीलिंग 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 तीनों, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों तथा स्त्रीलिंग स्त्रियाँ स्त्रीलिंग। अरे समझ जाइए ना, मनगढ़ंत शिष्टता घबराहट, इन तीनों में क्या है, पुल्लिंग व दोनों है। मनगढ़ंत, अब आंसर डी सही है, ठीक है। क्या बोलता है, मनगढ़ंत शिष्टता और घबराहट तीनों शब्द क्रमशः हैं। पहला जो है मनगढ़ंत पुल्लिंग है, ठीक है। शिष्टता स्त्रीलिंग दोनों, ठीक है। स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग हैं, समझ रहे हैं, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग है, अन्य विकल्प सही नहीं है। ये वाला सही है ना भाई, देख लीजिए, पहला पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में मनगढ़ंत बना सकते हैं, ठीक है, दोनों दोनों दोनों, ठीक है। स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, शिष्टता और घबराहट दोनों स्त्रीलिंग हैं। बस यही लिखना चाहता है, ये बोलना चाहता है, कहना चाहता है, समझाना चाहता है, मैं भी वो भी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? साफ साफ दिख रहा है, समिति समितियां हो गया, तो समितियां। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में समिति शब्द सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा 51 नंबर। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य में किस काल में प्रयुक्त है? संभव की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है, तो भविष्य की बात है। संभाव्य भविष्य काल साफ साफ लिख कर रखा है, अगर आप चाहते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। सामान्य भविष्य काल, हेतु हेतु मत भविष्य काल, हेतु हेतु मत भूतकाल, लेकिन साफ साफ दिख रहा है संभव है तो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। दिया गया वाक्य संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। संभाव्य भविष्य काल थोड़ा सा वो देख लेते हैं, परिभाषा क्या बोलता है, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध होता है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं या है, ठीक है। होता हो संभाव, संभव है सुरेश कल आए, सिंपल सी बात है, संभव है। संभव है कि मैं सारी सभी जो PYQ की क्वेश्चन की सीरीज है वो पूरी कर लूँ, संभव, ये भी संभव। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? हीरा मोती मणि, पहला हो गया। दूसरा कौआ खरगोश मंडल, तीसरा है हार पायल पुखराज, ठीक है। डी है नथ मूंगा पन्ना, ठीक है। आंसर क्या है, कौआ कौआ खरगोश मंडल मंडल, ठीक है। साफ साफ लिखा है, कौआ खरगोश मंडल पुल्लिंग शब्द हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा की जाति का बोध होता है उसे नामकरण में लिंग कहते हैं। अरे कौन नहीं जानता, हिंदी में लिंग दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो साफ साफ दिख रखा है, और क्या, सभी जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 53 नंबर, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या होगा? ठठेरा, ठठेरा ठठेरी नहीं होगा भाई, साफ साफ दिख रहा है, ठठेरनी ठठारी, साफ साफ ठठेरी दिख रखा। मालक मालिक मालकिन, सेठ सेठाइन, यही तो होता है, तो ठठेरी नहीं होगा, आंसर ये है, ठीक है। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग ठठेरिन होगा, शब्द जाति का लिंग कहते हैं। संज्ञा के रूप में स्त्री जाति का पता चलता है उसे, अरे कौन नहीं जानता, लड़की हो गया, शेरनी हो गया, हंसनी हो गया, हंसनी शंखनी मोरनी बनके और कुतिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तिथि शब्द एक बहुवचन है, तिथि शब्द का बहुवचन तिथियां होगा, और ऑब्वियस सी बात है, तो तिथियां ये हो गया। क्योंकि देखिए अभी क्या है, ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो ये जो गूगल ट्रांसलेशन और ये सब जो वर्ड चल रहे हैं, कभी कभी आपको किसी बुक में और या किसी पत्रिका में या किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आपको ये भी सही मांग लेगा, ये अंदर ये नहीं रहता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो हिंदी का पुराना हमारा जो ओल्ड ट्रेडिशनल या यूँ कहें व्याकरण की दृष्टि जो सही है, ये तिथियाँ यही सही है, ओके। दिए गए शब्द, तिथि शब्द का बहुवचन तिथियां हैं। विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे नदियाँ नालियाँ, घोड़े बच्चे बच्चियाँ, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर 55, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल में, किस काल की है? पहन रहे हैं, वर्तमान काल चल रहा है, ठीक है। अभी पूर्ण नहीं हो, पहन चुके हैं नहीं, ये है, लिख रखा है अपूर्ण वर्तमान काल, यही होगा, क्योंकि हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं। अब देख लीजिए संदिग्ध है, तो संदिग्ध तो दिखा नहीं रहा, सामान्य की बात तो है नहीं, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं,
ठीक है, इसमें दो में डी, बी और डी में कन्फर्म हो सकता था, कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अपूर्ण है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो आगे बढ़ा देते हैं। क्या है? वाक्य की क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या क्या बोलते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वह घर जा रहा है, वो खा रहा है, वो नाच रहा है, वो देख रहा है, वो टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, वो रील्स देख रहा है, मास्टर पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? हिंदी पढ़ा रहा है, ये सब। ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द, कौन सा शब्द पुलिंग है? पुलिंग 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 पुलिंग। ठीक है। ऑप्शन ये है विकृति, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है दंपति और चौथा है प्रकृति। साफ साफ दिख रहा है, दंपति पुलिंग शब्द है, अन्य बाकी सब विकृति, संकृति, प्रकृति, ठीक है, संस्कृति, वो सारे सब स्त्रीलिंग। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित 57 नंबर है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुलिंग है? संचार, पालन, ग्रीवा, मनुष्यत्व, बनावट, रौनक, पतलून, झल्लाहट, अक्षुण, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। बताइए 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 बताइए। नहीं नहीं, आप बताइए बताइए बताइए। देखिए क्या है, ग्रीवा, ठीक है, झल्लाहट, रौनक वाली बात है कि रौनक किसमें वाली बात है, वही है। अक्षुणता, झल्लाहट, पतलून, ठीक है, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये है आंसर, सही है इसका। ठीक है, डी है आंसर। प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह शब्द पुलिंग है, बाकी असंगत है। अगले प्रश्न की ओर हम उन्मुख होते हैं। धीरे धीरे हम करते पहुंच गए हैं किस पे? 58 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? ठीक है, पहला ऑप्शन है भाव वाच्य, दूसरा है कर्तृवाच्य, तीसरा है कर्मवाच्य और भाववाच्य, डी है जो आपका कर्मवाच्य। ठीक है, ये भी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जूनियर स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, इसको ध्यान देना होगा आप सभी बंधुओं को। तो चलिए ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर ये है आपका ए, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य भाववाच्य है। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तनकर्ता एवं कर्म दोनों ही के अनुसार नहीं हो, बल्कि भाव के अनुसार हो, तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य को भाववाच्य कहते हैं। समझ गए? ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सही है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आएगा, ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन बोलता है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? अवश्य हो जाती की बात कर रहा है। ठीक है, भूतकाल की बात है। तो हेतुमद हेतु का मतलब ये होता है, हेतु की बात ये है कि ये एक काम दूसरे काम से जुड़ा रहता है। ठीक है, पूरा नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से, जैसे यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया में हेतुमद हेतु भूतकाल है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। मतलब है कि जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है, परंतु किसी कारणवश कार्य नहीं हो पाता है, उसे हेतुमद हेतु, हाँ हेतु मद बोलता हूँ यार, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? हेतु मद, हाँ, भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, यदि मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती। हेतु मद। ठीक है, वह ये करता तो ये नहीं हो जाता, ये करता तो ये नहीं हो जाता, ये हो जाता, ये है हेतु मद। ठीक है, अगला प्रश्न 60 नंबर है, 60 नंबर। किस विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है? ठीक है, हलवाई हलवाइन, ठीक है, माली मालिन, कहार कहारिन, सियार सिंघनी। साफ साफ दिख रहा है, सियार की बात हो रही तो सिंह कैसी बात है, दोनों अलग चीज़ है भाई। उपयुक्त विकल्प में सियार का स्त्रीलिंग सिंघनी दिया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। सियार का स्त्रीलिंग सियारिन ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पूछ रहा है। पहला है यामा, दूसरा है योजना, तीसरा
भिक्षा, तीसरा संबल, कुछ नहीं करना, संबल ही है, दिए गए वोकल में संबल शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बाकी सब यामा, योजना, भिक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, अतः उत्तर डी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गतियां शब्द में कौन सा वचन है? गतियां, गतियां, गतियां एक होता है गति, फिर दूसरा गतियां, तो ऑब्वियस सी बात है, समझो ना, बहुवचन है, क्या है यहाँ की बात है, और क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी है। शब्द में बहुवचन है, इसका एक वचन शब्द गति है। हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के वचनों का है, एक वचन और बहुवचन, जिसका होता है जैसे नदी लड़का घोड़ा, दूसरा है नदियाँ लड़के घोड़े, बहुवचन, ठीक है। अब आते हैं हम कारक एवं परसर्ग, ठीक है, कारक एवं परसर्ग देखते हैं, ये भी एक चैप्टर, इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा भाव है, छोटा सा। तो कारक एवं परसर्ग की बात करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न शुरू होता है इसमें, इस चैप्टर का, इस अध्याय का, इस टॉपिक का। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? पहला है करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। बताइए 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 बताइए। आंसर इसका सी है, ठीक है। दिए गए प्रश्न में रेखांकित शब्द में कर्म कारक का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। अब कर्म कारक के संज्ञा या सर्वनाम इसका वो हम देख लेते हैं, क्या नाम है उसका, डेफिनेशन, सॉरी, इसका, अरे क्या बोलते हैं यार, ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। परिभाषा देख रहे हैं, ठीक है, इसका, या दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, इस टाइप का जो वर्ड होता है ना, वही है। जब ये आएगा तो हम पूरी तरह से पढ़ लेंगे, अभी हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 64 नंबर है, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? संप्रदान, ठीक है, ठीक है। मैंने पिताजी प्रश्न ए, हाँ, इसका ऑप्शन ये है, मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दूसरा ऑप्शन है लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है। तीसरा ऑप्शन, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। कितनी गलत बात है। चौथा ऑप्शन है तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो, ठीक है। चारों वाक्यों में छांट के देखिए, छांट के, ठीक है। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है इसमें से को आर्थिक मदद मिलती है। संप्रदान कारक की बात हो गई, देख लीजिए संप्रदान कारक का विशेषता क्या है। अमेरिका से पाकिस्तान को, ठीक है, कर्ता जिसके लिए कुछ अर्थ हो, करता है अथवा कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है, इसका चिन्ह को होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, को के लिए, ठीक ही बात है, ठीक सी बात है, अच्छी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 65वां नंबर प्रश्न है, अपादान कारक युक्त वाक्य है, अपादान कारक युक्त वाक्य है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि अपादान कारक युक्त होना चाहिए, पहला ऑप्शन था। दूसरा है छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। तीसरी है शिकारी ने खरगोश को मारा। चौथा है माँ ने बच्चों को बुलाया, ठीक है। तो साफ साफ स्पष्ट रूप से की बात हो रही है। अपादान किसी चीज़ से यहाँ जुदा होने वाली बात है, छत से उतरी हुई, जुदा हो रही है छत से। यह वाक्य अपादान कारक युक्त वाक्य है। संप्रदान के जिस रूप से एक वस्तु, ठीक है, का दूसरी से अलग होने की बात है, ठीक है, वहाँ अपादान कारक होता है अलग होने का। तो साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में इस बात की व्याख्या की गई है। तो देख लेते हैं, अपादान कारक की विभक्ति से अलग होना, जैसे राम अयोध्या से वन में गए, अयोध्या से गए। मोहन ने घोड़े से पानी निकाला, घड़े से, अरे क्या बोलता है यार मास्टर, ध्यान रहे, घड़े से पानी निकाला, वेरी गुड, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। बोलता है 66, दिल्ली वाले होते 66, यूपी के पूर्वांचल वाले 66 बोलते हैं, और बाकी ओरिजिनल हिंदी में 66 ही है। इसको 66 बोलते हैं बाकी अंग्रेजी स्कूल वाले।
तो प्रश्न है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? पहला है संप्रदान कारक, दूसरा है संबोधन कारक, अरे दूसरा ये है, हाँ, तीसरा अपदान कारक, चौथा है अधिकरण कारक। ठीक है, देखिए से की बात कर रहा है, दिए गए वाक्य में मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, के रेखांकित शब्द में अपादान कारक है, उसे अपादान कारक, ठीक है, जैसे है संख्या के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जिस शब्द, ठीक है, जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है उसे दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह है से। साफ साफ बात है ना, वह घर से की बात है, जुड़ रहा है, बाहर आया, जुड़ी हुई बात हो रही है, इसमें अपादान कारक की बात हो रही है ना, पृथक होने की। अरे अच्छा, इसके पहले भी नहीं तो बोला, यहाँ से जो समझाया मैंने, यहाँ से यहाँ जुदा हो रहा है, तो वही तो बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? मोहिनी क्यों देखती है यार, मोहिनी अपना काम क्यों नहीं करती, मोहिनी चिड़ियाघर क्यों देखने गई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है कर्ता कारक, कर्म कारक दूसरा है, तीसरा है कर्ण कारक, चौथा है संप्रदान कारक। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखने गई। रेखांकित शब्द की बात हो रही है, ठीक है, कर्म कारक की बात हो रही है। देखिए क्या है, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, ठीक है, के रेखांकित शब्द में कर्म कारक है। कर्म कारक क्या है? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, ठीक है। यह चित्र बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। यह चिन्ह है यार, क्या ध्यान का, हाँ। बुलाना, सुलाना, कोसना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो विभक्ति जरूर लगती है, ठीक है, तो कर्म कारक है। अगर मोहिनी गई थी चिड़ियाघर में देखने की तो वही वाली बात है, कर्म कारक है, ठीक है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, उन्मुखता दिखाते हैं। कौन सा नंबर था? 67 नंबर था। चिड़ियाघर में पक्षी देखे थे, उसके बाद ये है, इसकी विभक्ति को है, चिन्ह बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। बुलाना, सुलाना, कोसना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो विभक्ति जरूर लगाते हैं, यही वाली बात है और कोई बात नहीं है। कुछ एक प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे सोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा, यह है। पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ रहा है, अतः है सांप जो है, सांप समय से पढ़ो, कर्म कारक है। इसके साथ परसर्ग को लगा है, ये परसर्ग है, को, ठीक है, को लगा है। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ रहा है। लड़की ने पत्र को लिखा, यानी पत्र लिखा, अतः पत्र कर्म कारक है। इस कर्म का विभक्त चिन्ह को नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हमारा 68 नंबर है। निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? ठीक है, चार ऑप्शन देते हैं। पहला है यमुना नदी हिमालय से निकलती है, दूसरा ऑप्शन है बिल्ली छत से कूदी, तीसरा है पिताजी कार से गए हैं, चौथा है वह चूहे से डरता है। अपादान कारक की बात हुई, अपादान, ठीक है, दिए गए वाक्य में पिताजी कार से गए हैं में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ विकल्प नहीं की बात पूछ रहा है। अन्य सभी वाक्य में अपादान कारक हुआ है, ठीक है, क्योंकि सब में जुदा से हो रही है, निकल रही है यमुना नदी से निकल रही है, यमुना नदी जो है हिमालय से निकल रही है, बिल्ली छत से कूद रही है, जुदा हो रहा है, ये जुदा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कार से गए हैं, इसके साथ जा रहे हैं, कार जा रही है, ठीक है, कार के साथ ही तो पिताजी जा रहे हैं। क्या कार बन गया क्या यार, टार्जन बना दिया क्या मैंने? वाह वाह रे मास्टर, कुछ बना है क्या लगता है। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है, मैं तो यार आर्टिस्ट था यार, टाइम पे कैसे हो गया मैं यहाँ पे, हाँ क्या बात देख। अपादान कारक का एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं जो बोल रहा है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसी को क्या बोलते हैं? अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। लड़का पेड़ से गिरा, वह छत से बाहर, वह घर से बाहर निकला, छत से गिरी, बस। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कौन सा है हमारा?
से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? अभी हम लोग पढ़े हैं अपादान से, ठीक है। कर्म क्या है? को है, अपादान से है, अधिकरण में, पर करता है, संपोधन में हे, अरे, अजी, अहो, दांग, ची, चांग, छो, छे, छां, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने की बात है, बाकी आप समझदार हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न और रह गया है, 70 नंबर का प्रश्न है ये। किस प्रकार का चिन्ह है के लिए जो किसी चीज़ का है, किसी कारक का है, वो किसका चिन्ह है? कर्म है, संप्रदान है, संबंध है, अपादान है। बी है संप्रदान, के लिए संप्रदान कारक चिन्ह है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधुओं, ये जो वीडियो था इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी थी, क्योंकि हमें प्रश्न अधिक से अधिक करना है, अधिक से अधिक प्रश्न करना है। जिस हिसाब से जो ट्रेंड बढ़ रहा है, प्रेस बढ़ना है और ज़्यादा करना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे। बार बार पढ़ के हम बार बार हम उस चीज़ से रूबरू होना चाहते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। ये बहुत रिकमेंडेड, हाईली डिमांडेबल टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। तो और ज़्यादा देखने के लिए हमें मोटिवेट करें, इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बताएं क्या क्या कमियां और रह गई हैं, किस तरह से इसमें और तब्दीली की जा सकती है, क्या संशोधन, क्या इसमें से और निदान प्रदान आदान क्या किया जा सकता है, सब किया जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं और ये नंबर है, डायरेक्ट हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं, हम या किसी से भी पूछेंगे, सब बताएंगे, जो भी हमारे नंबर या टेक्निकल टीम बैठी हुई है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके सबको बताएं, समझाएं, दिखाएं और पढ़ाएं। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।